2 दिसंबर 1988 को वो तारीखी दिन आया जब 11 बरस की आमरीत के बाद पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत कायम हुई। गुलाम इसहाक खां सदर थे और बेनजीर को वजारत उज़्मा इस शर्त पर मिली थी कि वो उन्हें सदर बरकरार रखेंगी। बेनजीर ने यह समझौता किया और ऐलान किया कि वो गुलाम इसहाक खां के मुकाबले में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगी, और उन्होंने सदारती इंतखाब में ऐसा ही किया। अगरचे एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने इस समझौते से इनकार किया और कहा कि उन्होंने गुलाम इसहाक खां की मुखालफत इसलिए नहीं की कि उनके पास अपना सदर मुंतखब करवाने के लिए वोट्स नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं थे कि हम अपना सदर को मुंतखब कर लें। वफाकती पॉलिसी से वक्ती तौर पर अंदरूनी मसाइल खड़े नहीं हुए, अलबत्ता बदलती आलमी सूरत-ए-हाल की वजह से खारजा पॉलिसी के शदीद मसाइल पैदा हो गए। अमेरिका, जिसने ज़िया की आमरीत और अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की, $5 अरब इमदाद दी, F-16 समेत जदीद असलहा फ्राहम करने में मदद दी और एटमी प्रोग्राम तो भी नजरअंदाज किए रखा, उसे जमहूरी दौर में अचानक पाकिस्तान में खामियां नजर आने लगी। उसने पेशेवर तरमीम के जरिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। वजह ही हुई कि अमेरिका में सदर रेगन का दौर खत्म हो गया था। अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं थी। अफगान जंग के दौर में यूं था कि हर साल जब अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां लगाने की बात होती तो अमेरिकी सदर रेगन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस को यह गारंटी दिया करते थे कि पाकिस्तान खुफिया एटमी प्रोग्राम नहीं चला रहा। लेकिन नए सदर जॉर्ज बुश ने जाती गारंटी देने से इनकार करते हुए पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों के तहत अमेरिका में पाकिस्तान के वो F-16 भी रोक लिए जिनकी कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका था। अमेरिकी इमदाद बंद होने और F-16 रोके जाने से पाकिस्तान की मईशत और दिफा दोनों पर कारी ज़रब लगी, जिससे जमहूरी हुकूमत दबाव में आ गई। अमेरिकी पाबंदियों का एक पस मंजर और भी था। हुआ कुछ यूं कि बेनजीर के दौर में भारत ने मिसाइल तजर्बात शुरू कर दिए। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने मिसाइल प्रोग्राम तो आगे बढ़ाया और अंजा मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। इस तजर्बे ने अमरीकी और भारतीय ईवानों में खलबली मचा दी। उन्हें खतरा हुआ कि पाकिस्तान एटॉमिक वॉरहेड ले जाने वाला मिसाइल बना लेगा, और यह हकीकत दीद थी। पाकिस्तान उस वक्त भी यह खुदबार मुल्क की तरह आलमी इमदाद से ज्यादा अपने दिफा को अहमियत देता था। चुनाचे कुछ ही देर में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के 2 मजीद तजर्बात भी कर डाले। यही वो बात थी जिस पर अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने कांग्रेस को जाती गारंटी देने से गुरेज किया और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल की घड़ी थी। बेनजीर इस कूचे में नई थी, उम्र भी जवानी की थी, इसलिए लगता था कि उनके आसाब जवाब दे जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बैरूनी मुश्किलात को देखते हुए ताकत के अंदरूनी सुतूनों यानी स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के तीनों किरदारों से निभा कर रखने की पॉलिसी अपनाई। गुलाम इसहाक खां को सदर बरकरार रखा, आर्मी चीफ जनरल असलम बेग को जमहूरियत का मेडल पहनाया और ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल की बतौर ISI चीफ मुखालफत नहीं की। लेकिन हमीद गुल इसी पर खुश नहीं थे, उन्हें कुछ और भी चाहिए था। उनकी 2 बड़ी ख्वाहिशात थी। एक तो वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, खास तौर पर अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से चलाए जाए। वो भारतीय पंजाब में अलहदगी की खालसा तहरीक की मदद करना चाहते थे ताकि भारत से मशरकी पाकिस्तान का बदला लिया जा सके। बेनजीर इस नजरिए के मुखालिफ थे। दूसरी बात जनरल हमीद गुल ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हामी हुकूमत बनाई जाए और काबुल के करीबी शहर जलालाबाद पर कब्जे के लिए मुजाहिदीन की मदद की जाए। दूसरी बात बेनजीर में मान ली। वजीर आजम बेनजीर की इजाजत से अफगानिस्तान में ISI चीफ जनरल हमीद गुल ने ऑपरेशन जलालाबाद शुरू करवा दिया। इस ऑपरेशन में अमेरिका और सऊदी अरब की मदद भी शामिल थी। मार्च 1989 में स्ट्रिंगर मिसाइलों से लेस 10,000 मुजाहिदीन ने जलालाबाद पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन भी इन हमलावरों में शामिल थे। उस वक्त तक अफगानिस्तान के कई शहरों में खाना जंगी फूट चुकी थी। कई सूबों में मुजाहिदीन के मुख्तलिफ गिरोह अफगान सदर नजीबुल्लाह की हुकूमत से लड़ रहे थे। जलालाबाद हमला भी नजीबुल्लाह हुकूमत के खात्मे ही की एक कोशिश थी। अरब और अफगान जंगजुओं ने इब्तिदा में कुछ अफगान हेलीकॉप्टर्स गिराए और जलालाबाद के थोड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन इतनी देर में काबुल से बुलंद प्रवास करने वाले एंटॉफ तैयारे पहुंच गए।
ان طیاروں تک اسٹنگر میزائل کی پہنچ نہیں تھی۔ مجاہدین ان طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے اور بری طرح شکست کھا گئے۔ اس معرکے میں 3000 سے زائد افغان مجاہدین جام حق ہوئے اور یہ مشن ناکام ہو گیا۔ بے نظیر اس ناکامی پر جنرل حمید گل سے اتنی خفا ہوئی کہ انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا۔ تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان میں مسلح مداخلت کی پاکستان میں عمومی حمایت پائی جاتی تھی۔ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس میں پوری طرح شامل تھیں۔ صرف 2 آوازیں تھیں جو اعلانیہ اس کی مخالف تھیں، ایک ولی خان، دوسرے اچھزئی۔ دونوں بارہا خبردار کرتے تھے کہ افغانستان میں مداخلت سے جنگ پاکستان کے اندر آ جائے گی۔ بینظیر حکومت کے پہلے سال ایک اور ایسا الزام سامنے آیا جس کے اثرات آج تک پاکستانی سیاست میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ تھا سکھ علیحدگی پسندوں کی فہرستیں بھارت کے حوالے کرنے کا الزام۔ کیا واقعی بینظیر نے خالصتان کے سکھ قائدین کی فہرستیں انڈیا کے حوالے کر دی تھیں؟ کیا ایسی فہرستیں پاکستان کے پاس تھیں بھی؟ اگر نہیں تو بینظیر حکومت کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن بھارت کیا کرنے دے؟